जय हिंद, राम राम, नमस्कार सभी प्रिय साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई अजय सर में। मैं अजय आपको पढ़ा रहा था भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आप वही काम करा पहले एक दिन इकोनॉमिक्स पढ़ा और एक दिन जियोग्राफी पढ़ा, तो बढ़िया तरीका से अपने दोनों ही सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे साथ साथ में। क्लियर? हाँ, आ जाओ लाइव। अनिल आ गया भाई, बीजू वर्मा, सभी को नमस्कार। चलिए देखो, आज अपना टॉपिक है औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, और ये आज पूरा हो जाएगा। कल एक क्लास मैंने इसकी लगा दी थी। दूसरा टॉपिक अपना चल रहा है ना। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर औपनिवेशिक काल के अंदर देखो, मैंने आपको कहानी बताई थी इसके। देखो अपना अब एक बार एक चीज नोट करो। मैंने वो आपको अपनी स्थिति तो बताई थी उस समय की भारत की क्या रही थी। अब आप एक चीज ये नोट करो कि इनमें एक भी व्यक्ति आपको ऐसे लग रहा है कि शरीर में अस्फुट है जो इनका सामना कर सके। इनका शरीर तो देखो एक बार आप जरा जरा नहीं लगे कि पानी पानी पीकर ये जिंदगी काट रहे हैं। तो इसका मतलब अब अंग्रेज वैसे भी शारीरिक रूप से भी कमजोर कर ही रहे थे कि ताकि कोई लड़ने के लिए जो है वो कोई पैदा ना हो। अब देखो मेरे पास सुन, शरीर में इनके जो स्टेमिना नहीं होगा, ताकत नहीं होगी, तो जरा किस प्रकार से लड़ेंगे, ये है या नहीं है? तो वो बात है। एमडी जाट बिल्कुल भाई, नमस्कार, राम राम। अब देखो आगे आगे अगर हम बात करें तो मैंने आपको बैटल ऑफ प्लासी की जो बात है वो कहानी जो है वो समझाई थी। प्लासी के युद्ध में जो है वो अंग्रेजों ने युद्ध जीता था, और ब्रिटिश सत्ता का जो संस्थापक माना जाता है भारत में, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो माना जाता है वो एक अंग्रेज था जिसका नाम था क्लाइव। एक ये प्रश्न ऐड करना, क्या कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, साम्राज्य का संस्थापक जो माना जाता है वो किसे माना जाता है? क्लाइव को। लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। लॉर्ड क्लाइव जो है प्लासी के युद्ध में खड़ा था, और इसने ही प्लासी का युद्ध जो है वो जीता था। बस यहां अंग्रेजी सत्ता की जो है नींव। फिर तो इन्होंने जो है हम पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, और फिर ये एक आइटम और गन और लेकर आए। अब क्या था, अब बेचारा अपने वाले जो वो तलवार से और ये दूर से उड़ा दिया करते थे धाड़ देने से। फिर इन्होंने क्या की, सहायक संधियां, मैंने आपको बताया था, यानी राजाओं महाराजाओं के साथ जो वो भी हाथ मिला लिए थे। अब एक चीज सोच के देखो, हमारी तरफ से लड़ने वाले राजा महाराजा थे, अंग्रेजों ने उनके साथ भी हाथ मिला लिए। अंग्रेजा में दिमाग बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा। सर ऐसा क्या था इनमें, मतलब दिमाग ज्यादा, अपला में दिमाग क्यों को नहीं हो? दिव्या निमीवाल, वेरी वही। हाँ चलो बहुत बढ़िया, चलो आगे अपने बात करते हैं आगे। फिर 100 साल बाद हुआ 1857 की क्रांति, और क्रांति में भी अंग्रेजों की जीत होती है। और यहां पर आपको दिख रहे हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे जो है ऐसे क्रांतिकारी थे जिसको सर्वप्रथम फांसी दी गई थी। मंगल पांडे को जो फांसी है वो रॉबर्ट हुक की अगुवाई में 8 अप्रैल 1857 में दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 में, ये लिखते रहना फैक्ट जो मैं लिखा रहा हूं। इसको क्या दी गई थी? फांसी। यह प्रथम क्रांतिकारी था जिसको फांसी दी गई थी 1857 क्रांति में। जो प्रथम क्रांतिकारी जिसे फांसी दी गई वो था मंगल पांडे। मंगल पांडे बलिया गांव यूपी का था। ये जो मंगल पांडे है वो कहाँ के थे? बलिया गांव यूपी के। गौतम अंबेडकर, जय भीम भाई, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। चलिए अब अपने बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो हमारे सामने, फिर मैंने कहा था अपने एक प्रथा, ये सती प्रथा, और उस सती प्रथा को भी अंग्रेजों ने जो उस पर रोक लगा दी थी। सती प्रथा पर रोक मैंने बताई थी कब लगाई? 1829 में, विलियम वेंटिंग ने। और फिर ये चार्टर एक्ट जो 20 वर्ष बाद आया करता था, पहला 1883 में, फिर 1893 में, और जो 1813 वाला चार्टर एक्ट था, ईसाई मिशनरियों को उसमें छूट दी गई थी भारत में धर्म प्रचार की। ये बात हमने पढ़ ली थी। ये चित्र आपके लिए इसलिए लेकर आए थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाए पढ़ना आपको, है ना। चलिए मेरे भाई आगे। हाँ, अब क्या थे जो हमारे उद्योग थे, परंपरागत छोटे उद्योग थे, उनको तो कर दिया नष्ट। और अंग्रेजों ने इस प्रकार की बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं वो वहां स्थापित की। और ऐसे नहीं कि आज ही यहाँ पर, यहाँ औरतें भी काम किया करती थी, और ये उस समय की बात है। तभी आप देखोगे इन देशों के अंदर, ब्रिटेन वगैरह में, पुरुष और महिलाओं को एक समान बराबर जो अधिकार आपको देखने को यहाँ मिलते हैं, है या नहीं है? तो वो बात है। और अपने की हटा कोई काम लाग जाए बेचारी, कोई औरत, कोई पति पत्नी दोनों काम घर चलाते हैं तो अपने ही, और वल्ला भाई, और खुद से कमाई होती नहीं, औरत को और लगा लिया। अरे ये थोड़ी बात होती है या नहीं है? ठीक है भाई जाट जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो, और आपको बता देता हूँ अपना ये जो परिवार है यूट्यूब का, वो लगभग 8,000 पूरे सदस्यों का हो चुका है। और आप सभी प्रिय साथियों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद, आभार कि आपने ये साथ दिया। और जो साथी नया है उसको मैं बता देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने 15 तारीख के पहले जो है वो 10,000 सदस्यों का परिवार हो जाएगा। चलो ये पूरी कोशिश रहेगी, देखते हैं बाकी आगे। आगे देखो तो देखो, अच्छा एक फिर अंग्रेजों ने क्या काम किया
अब बेचारा अपलान सारा दिन गधा मजदूरी में लगाए रखते थे अपने वालों को। इनको कभी सोचने का समय नहीं देते थे कि हम कैसे लड़े, हमारे हकों के लिए कैसे लड़े। अब एक और राख दियो। अब जो ताकतवर होता था ना पैसे वगैरह के मामले में, या जमीन वगैरह होती थी जिसके पास, उसको क्या बनाते थे, जमींदार। ले भाई जमींदार बन जा तू। और ये जमींदार और इनसे बेचारे से कर लिया करता था। अंग्रेज तो लेते ही, जमींदार और कर लेता था। तो बेचारे को वैसे ही इनकी स्थिति जो है वो दयनीय कर दी। आप देखो कि अगर किसी व्यक्ति को भरपेट खाना नहीं मिलेगा तो उसका जो हाल है वो ये होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। मैं पीछे पूरे बॉडी में ये हार्ड गिल्लो कितने हैं, तो यहां पता लग रहा है कि इस बेचारे अंकल जी को जो है कितना जो है भरपेट खाना मिला है यहाँ, है या नहीं है? तो सोच के देखो उस समय का ये हमारा भारत है, और उस समय के अंदर जो है वो ये जो फ्रीडम फाइटर थे, अपने भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी को पढ़ते हैं, महात्मा गांधी को पढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ते हैं, फ्रीडम फाइटर जितने भी थे उस समय, तो सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आजाद है ना। अब इनका जो है बलिदान जो है याद आता है। वास्तव में इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर जो है हमें आजाद करवाया, है ना। तब ये जो है बात हमें उनकी याद आता है। हो गया एक वो अपने जो है देशभक्ति गीत सुनते हैं ना, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, है ना। तो वो 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवाकर, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब हम चलते हैं, है या नहीं? बहुत बढ़िया। चलो इसके बाद अगर अपने आगे बात करें तो इस प्रकार से ये, अच्छा अब एक चीज और नोट करो, अपने ये पिक्चर उस समय की ली गई है कि इनके पास बेचारों के पास कपड़े नहीं है, पूरे कपड़े पूरे नहीं है। लगभग व्यक्ति जो है देखो बिना कपड़ों के, तो इनको शौक नहीं है, मजा नहीं है कि इसे पोज बना के, ये कोई ऐसी बॉडी नहीं है इनकी कि ये पोज दिखा रहे हैं कि ये देखो हमारी बॉडी है और ये आप देख लो, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या था कि अब देखो ये सारे के सारे, ओ देख अंकल, इनको तो अच्छा मिलता था, ये जमींदार वगैरह थे, ये तो खुद बेचारे इनसे लिया करते थे, ये इन बेचारों से लिया करते थे। अब आप एक चीज देखो, यही देखना है, ठीक है। अब ये जो लोग हैं बेचारे, और ये भाई यहाँ लगा हुआ है दिहाड़ी में, सारा दिन गधा मजदूरी में लगाई रखता, सारा दिन, सारा दिन जो है इनको काम जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझा रहा हूँ अब, ठीक है। वो जो पढ़ाया है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, और फिर जो है मैं लास्ट में लिखवाने वाली बातें जो होंगी वो, ये टॉपिक आज पूरा हो जाएगा वो बता देंगे। तो अब ये बेचारे सारा दिन इनके जोगे रह जाते थे, हैं सारा इनको कर देते, अंग्रेजों को कर देते थे, खुद क्या खाएंगे? फिर तो शरीर ऐसे ही होगा। फिर क्या करते हैं, अंग्रेज जो है यहाँ से कच्चा माल लेके जाते कम में, और उसे वहां से कपड़े बना बना कर यहाँ लाते, और पता नहीं कितने 10 गुना 15 गुना 20 गुना ज्यादा मुनाफे में जो यहाँ बेचते। अब कौन खरीद लेगा उसको, है? इनसे बेचारों को खाना भरपेट खाया नहीं जा रहा 2 टाइम का, तो ये कैसे खरीद लेंगे कपड़े? आगे अब अपने जो है वो बात करेंगे इसकी बाद में, सुएज नहर की। तब अपने अब जो आपको पढ़ना है वो सबसे पहले ये पढ़ना है। चलो अब आप हेडिंग लगाओ सारे मेरे प्रिय साथी, सारे प्रिय साथी जो है क्या हेडिंग लगाएंगे, सारे प्रिय साथी हेडिंग लगाएंगे महत्वपूर्ण या स्मरणीय तथ्य, ऐसे हेडिंग लगा लो, स्मरणीय तथ्य। उसमें लिखो 16 अप्रैल 1853 भारत में इसी दिन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी भारत की पहली रेल, भारत की प्रथम रेल। यह रेल जो है वो किसके काल में चली? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में, लॉर्ड डलहौजी के काल के अंदर जो चली। इसी लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं कि, ये प्रश्न याद करना, ये प्रश्न बस आप नीचे लिखते जाओ। अब आधुनिक भारत का निर्माता, स्मरणीय तथ्य ऐसे हेडिंग लगा के, या महत्वपूर्ण फैक्ट या महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार की हेडिंग लगा के आप ये लिखते चलो। ऑपिशन बिल्कुल भाई, नमस्कार भीलवाड़ा की पावन धरा को नमस्कार है। तो आधुनिक भारत का जो निर्माता है, आधुनिक भारत का जो निर्माता है वो किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी रेल क्षेत्र में तो काम कर ही रहा था, और यह डाक क्षेत्र के अंदर भी जो है वो काम करता है। और 1853 के बाद आवा 1854, 1854 में भारत में डाक सेवा प्रारंभ होती है। डाक सेवा का जो प्रारंभ है, डाक सेवा का जो प्रारंभ है वह कब होता है? तो डाक सेवा का प्रारंभ 1854 में होता है, याद रखना। अरे देखो आज हम 5G के जमाने में जो है वो जी रहे हैं, कभी आपने सोचा क्या कि इस डाक सेवा से भी पहले 1854 से पहले अगर किसी को कोई संदेश पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाया जाता था? कभी सोच कर देखो, कल्पना करके देखो कि डाक सेवा ही तो आप डाक का माध्यम हो, एक खत का माध्यम हो के है जी। मान लो चलो ये तो कपड़ा है, जैसे मान लो खत है, वो लिख दिया, इसको फोल्ड किया
और लो भाई डाकिया को दिया, और डाकिया जाके फिर आगे उसको दिया करता था। कोई प्रेमिका दूर बैठी है, कोई पत्नी दूर बैठी है, तो उसको अगर खत पहुंचाना होता था तो उसमें लिखते थे, है ना, कि मुझे तेरी याद आ रही है, खाना खा लिया क्या है। आजकल आपा जो है वो ये बात जो है कितना आसानी से पूछ लेते हैं, और उस समय खाना खा लिया क्या 7 दिन बाद रिप्लाई आता कि खाना खाया या नहीं खाया। तो सोच के देखो एक वो दृश्य था, है या नहीं है। एक प्रेमी मतलब एक वीरेणी जो है वो अपने पति के याद में क्या लिखती है कि डाकिया रे मारो कागज लिख दे, लिखूं परवानो मारे साजन ने। अब वो डाकिया क्या कहता है, नाम ना जानू काम ना जानू थारे साजन को। तो बा के बोले कि नाम भी बतावांगा और गाम भी बतावांगा, लेकिन मारे जो जीवन साथी है बिना औकत जाके पहुंचा दो। और ई गाना के अंदर वो दिखाया हुआ है कि बाप को आंखों को आंसू एक निकाल के भी ऊपर लगा हुआ पत्थर पे, और कह रहा अब वो दे क्या। तो यार कितना, यानी कितना उसने अपना जो भाव है उसके मन की जो अंतर की आत्मा है कितना उसको प्रेम कर रही है, और वो प्रेम का माध्यम जो बता रही है कि जा उसको जाकर ये बता, नाम ना जानू थारे साजन को। हाँ तो बिल्कुल बोगा, नाम तो सही है यहाँ साजना कितना का नाम जान तो फिर वो डाकिया है या नहीं। डाकिया के पीछे पीछे औरतें यहाँ रहती, हाँ ओ मारी ओ मारो काम तो निकाला को है को नहीं, तो बात है। तो डाक सेवा प्रारंभ, अच्छा डाक सेवा हुई। अब देखो एक दौर आया डाक सेवा के बाद, अब ये लिखना नहीं है, समझना 1G आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया, और 5G भी आ गया, 6G भी आ जाएगा, आता रहेगा। लेकिन कभी सोचा है क्या 1G में क्या था। अरे मेरा भाई सुनो, थाने ये बता मैं बताऊंगा मंठा, और कौन बताऊंगा थाने, है ना। तो 1G के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग की सुविधा दी गई थी, थाना था लिया त्या बस, यूं ज्यादा और की को नहीं हो, कॉलिंग की सुविधा कर लो काट दो। फिर ऐसे कई लोगों में मार पड़ी, बात करते हुए पकड़े जाते थे पिटा घर वालों ने। फिर जो कंपनी ने जो है वो भाई कॉलिंग के साथ साथ सुविधा दे दी मैसेज की, अब मार नहीं खाओगे, अब आप मैसेज में भी बात कर सकते हो कि खाना खा लिया क्या। हाँ फिर मैसेज में बात करके, अब सारा दिन मैसेज में लगे रहता, तो अब मैसेज में चलो ये बचाव हुआ कि मार नहीं पड़ती थी। लेकिन अब भाई साहब का तो मन और कर रहा है, मैसेज के साथ साथ कहता है कि मैं खाना खाता हुआ देखना चाहता हूं बाबू। तो अब खाना खाता हुआ देखेगा तो 3G में भाई साहब कॉलिंग के साथ मैसेज तो था ही, यहां पर एक सुविधा और कर दी, ले भाई अब आप जानू को खाना खाते हुए देख सकते हो, वीडियो कॉल की सुविधा कर दी थी 3G में। हाँ वीडियो कॉल की सुविधा कर दी लो भाई 3G में। और फिर आया भाई 4G और 5G, और मुझे लगता है कि तुमसे बेहतर इसके बारे में कोई नहीं जानता। हाँ ओ दो रेड हुए देख लो, ओ दृश्य रेड हुए है या नहीं है। अब तो चालते ही कहते ले, और नंबर भी निकल जाते हैं, पता नहीं कैसे अपने आप निकाल लेते हैं, नाम नाम पता होते हैं नंबर निकाल लेते हो, आजकल का बड़ा है लोग। चलो तो ये डाक सेवा प्रारंभ होती है 1854 में। फिर आपको याद रखना है आगे कि 1854 के बाद जो है वो 1853 के अंदर क्या घटना होती है वो याद रखो। तो 1853 में पहली सूती वस्त्र मिल याद रखना। हाँ प्रथम सूती वस्त्र मिल की जो स्थापना मुंबई में होती है, तो लिखो 1853 में, 1853 में मुंबई, 1853 में प्रथम रेल चली मुंबई में, और 1853 में ही प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई भारत में। सूती वस्त्र मिल की जो है वो क्या होती है स्थापना, सूती वस्त्र मिल्स की क्या हुई स्थापना, कहां पर हुई मुंबई में। और मुंबई कहां है, मुंबई हो गया महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में जो स्थापना है। अच्छा मुंबई की अगर बात करें, मुंबई की यदि अपने बात करते हैं तो सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहते हैं, मुंबई को। सूती वस्त्र की राजधानी, सूती वस्त्र की राजधानी जो है, सूती वस्त्र की राजधानी जो है वो किसे कहते हैं, मुंबई को। मेरे दोस्त याद रखना सूती वस्त्र की जो राजधानी है, हाँ HD बॉयज। अब तो केड़ा के अब तो AI और चल गया, मैं कहता हूं अब तो पता ही विश्वास ही नहीं कर सकते ये किसकी वीडियो है? विश्वास ही एक जनों ने मेरी वीडियो बनाकर जो है वो भेज रखी थी मुझे AI से। मैं ना जैसे नटनी चली थी ना रस्सी पर ऐसे चल रहा हूँ नीचे, और स्वयं मेरा चित्र को कह ही नहीं सकता कि नकली है।
है, एक बच्चे ने कोई बना के भेजी। तो मैं कह रहा हूँ आजकल तो एआई है और पता नहीं लगता। और मतलब किसी की भी कितनी भी गलत तस्वीर दिखा सकते हैं, किसी की भी कितनी भी अच्छी तस्वीर भी दिखा सकते हैं। ठीक है। और मैं आपको ये और बताता हूँ कि किसी की तस्वीर देखकर तो आप वैसे ही विश्वास मत करना। ठीक है। हाँ, पहले कंफर्म कर लेना वो बात की रियल में है या नहीं है। अब आप तस्वीर देख के बहुत बड़ा निर्णय ले जाएं तो कभी भी ऐसा मत करना आजकल का जमाना में तो। बिल्कुल ही क्यों करना। क्लास अटक गई नहीं भाई, क्लास तो एकदम चल रही है भाई, ये देखो। क्लास एकदम शानदार तरीके से चल रही है, ये देखो। क्लास नहीं अटकी है, मेकन चलती रहा अटे फोन में। मैं थाना अठे देख तो रू सारा ने। ठीक है, तो ये स्थापना जो है वो की थी कवास जी नाना भाई डाबर ने। कवास जी नाना भाई, नाना भाई डाबर द्वारा जो है ये स्थापना की जाती है। एक तो ये बात याद रखना। अरे अब बोलो ध्यान में रह जासी। हाँ गुरुजी 1853 वाली बात। फिर 1855 जूट मिल की स्थापना। जूट 54 के बाद, 54 में क्या पढ़ना है? 54 में डाक सेवा का प्रारंभ होता है, 55 में जूट मिल की स्थापना। जूट मिल्स की जो स्थापना वो रिसरा के अंदर होती है। रिसरा कहाँ है? कोलकाता में। जूट मिल की स्थापना कहाँ होती है? भारत में। ये पहली मिल है भारत की, रिसरा। रिसरा कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ये भारत की पहली मिल है, पहली जूट मिल। प्रथम प्रथम ही लिखाऊंगा मैं आपको। भारत की जो है वो प्रथम है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है 1874। भारत में प्रथम लोहा इस्पात का कारखाना, लोहा इस्पात कारखाना की स्थापना कहां होती है? आसनसोल। आसनसोल कहां है? कोलकाता में। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो याद रखना, भारत में प्रथम इस्पात कारखाना की स्थापना जी की अब आसनसोल के अंदर है और कोलकाता में। अच्छा, अब उसके बाद आपको याद रखने तीन एक साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीन एक साथ इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखने। अब प्रश्न क्या याद रखने हैं आपको? लोहा इस्पात के संयंत्र पूछे जाएंगे। लोहा इस्पात के संयंत्र, लोहा इस्पात के संयंत्र। तीन याद रखना। कितने? तीन। नंबर एक टीस्को, नंबर दो ईस्को, और नंबर तीन मीस्को। टीस्को, ईस्को और मीस्को। हाँ, याद रखना इसकी स्थापना होती है 1907 में, इसकी स्थापना होती है 1918 में, और इसकी स्थापना जो है वह होती है 1923 में। बिल्कुल सिंपल है, याद करो। टीस्को, ईस्को, मीस्को। हाँ, ये कौन से है? लोहा इस्पात के संयंत्र है भारत में। टीस्को की स्थापना कब होती है? 1907 में। ईस्को की स्थापना 1918 में, और मिस्को की स्थापना 1923 में। ये प्रश्न याद रखो। टीस्को, ईस्को, मिस्को, बोलो मेरे साथ। टीस्को, ईस्को, मिस्को। क्या बोलोगे? टीस्को, ईस्को और मिस्को। बोलो इतनी बात ध्यान में रह जा सीखे। चला आ गए। चलो गुरुजी, चलो एक प्रश्न फिर और लिखो आप। थैंक यू बाद में बोल ली यार, बार बार आ रहे हैं। हाँ, क्या लिखोगे कि प्रथम सीमेंट की फैक्ट्री जो वो कब स्थापित होती है? तो 1912-13 के अंदर भारत की पहली, ये सफल लिखा रहा हूं मैं जितनी भी लिखा रहा हूं, भारत की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना, सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना जो है, फैक्ट्री की जो स्थापना है वो होती है पोरबंदर। ये सफल थी भाई पहली। पोरबंदर कहाँ है? पोरबंदर गुजरात में, जहां महात्मा गांधी का क्या होता है? जन्म। महात्मा गांधी का जो जन्म है वो भी पोरबंदर कहाँ होता है? गुजरात में। ये बात आपको याद रखनी है। गुड नाइट ब्लोकर विवेक। सो रहे हो रहे? नींद आ रही है? अभी पहले सो रहे हो क्या? इतना जल्दी सो जो थे हैं? तो भारत की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की जो स्थापना है वो पोरबंदर, और पोरबंदर कहाँ है? गुजरात के अंदर जो है स्थापना हुई। हम तो चले, अरे वाह क्या बात बोल गई। हम तो चले परदेस, हम परदेस हो गए।
छोटा अपना देश। तो कोई बात को नींद आओ तो सो जाए यार, ज्यादा देखो नींद आ रही हो तो सो जाना चाहिए, मेरा ही मानना वो है, क्योंकि फिर पढ़ाई तो कौन था, नींद आओगी ना समझ में आओगे की। कोई बात नहीं है, सुबह देख लेना ये क्लास, तो क्लास कहाँ जाती है नींद ले लो, कोई बात को नहीं। चलो इतनी बात समझ में आ गई। ओके चलो फिर आप आगे। अब तुम्हें मैं एक दृश्य दिखाता हूं, ये लिखो। भारत में पहली जनगणना कब हुई? भारत में पहली जनगणना, जनता की जो गणना है पहली बार, वह होती है 1872 में। उस समय वायस राय थे, वायस राय थे, यानी किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के काल में जो है वो भारत में पहली बार जो है जनगणना हुई थी। अगर प्रश्न आए कि भारत में पहली बार, भारत में पहली बार विधिवत रूप से जो है जनगणना कब हुई? विधिवत रूप से, विधिवत रूप यानी विधि का मतलब है कानून, यानी कानून की तरीकाओं। जैसे अब प्रत्येक 10 साल में होती है ना, प्रत्येक 10 वर्ष बाद मानव की गणना करवाई जाएगी, ऐसा हुआ था 1881 में, 1881 में हुई। और इस समय जो भारत के वायस राय थे, वायस राय जो थे, वायस राय जो थे वो कौन थे? और इस समय जो भारत के वायस राय थे उनका नाम था लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। और इस समय भारत के जो वायस राय थे वो कौन थे? लॉर्ड रिपन। हाँ ये याद रखना। क्लियर? शाबाश भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो लॉर्ड रिपन जो है आपको ध्यान में रह जाओ है। एम एस लड्डू, राम राम भाई, राम 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 राम, नमस्कार नमस्कार। चलो अब देखो, आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ, एक कहानी समझाता हूँ। जरा आप एक चित्र देखो, जनगणना की बात आई तो ये मैंने आपको एक बात बताया था कि 1921 में भारत की जो साक्षरता थी वो 16% थी। ये बताई कितना परसेंट थी? 16%। 1921 की जनगणना करी तो बी टाइम भारत। और ये जो चित्र है आपको ये तो लग गया होगा कि ये पुराना बहुत है, चित्र पुराना बहुत है। एक चीज नोट कर रहे हो क्या? ये बच्चे जो हैं किस टेबल पर बैठ के पढ़ रहे हैं? हमें आज की डेट में भी ऐसे टेबल नहीं मिलते, कई कई जगह तो सारे को दरिया मिलती, कईयों को दरिया ही नहीं मिलती, नीचे बैठकर पढ़ना पड़ता है। और ये उस समय देखो कितनी फैसिलिटी के साथ पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आगे अलग से जो है वो इनको टेबल दे रखा है, अंदर जो है बैग वगैरह सामान वगैरह रखने की जगह दे रखी है, सुव्यवस्थित तरीके से ड्रेस। अपला जगह दादाजी और अभी ना पूछे थारा टाइम स्कूल किया जाता लोग क्या इतने इतने कच्चे पहनकर जो स्कूल जाया करते थे 10वीं में? सोच के देखो, एक वो दौर था, और इनकी ड्रेस देखो एक। और एक सबसे बड़ी बात, आप इस फोटो में बहुत कुछ सिखाएगी ये फोटो। ये जो मैडम है इस बच्चे से लेसन पढ़वा रही है, और हमें स्कूल में पढ़वाया करते थे हमारे टाइम, और उस समय तो पढ़ाते ही नहीं थे लेसन कोई ऐसे बच्चों से। सोच के देखो। तो बताओ भाई साहब, ये दुनिया पे राज करेंगे या नहीं करेंगे? शिक्षा, भूखे रह जाओ, हम ये बात पढ़ते हैं। अगर शिक्षा के लिए कुछ सामान बेचना पड़े तो बेच दो, लेकिन पढ़ो जरूर, पढ़ो जरूर, ये बात कही जाती है। भाई ये बात कहीं ना कहीं सत्य यहां आ साबित होती है। पूरी दुनिया पर राज करने वाला ब्रिटेन ऐसे ही नहीं बना ब्रिटेन। एक ये दृश्य, ये फोटो बहुत कुछ सिखाती है मेरे भाई, बहुत कुछ सिखाती है या नहीं है? एम एस लड्डू। हाँ, तो भाई ये बात है। गोलू मोलू से बच्चे बैठे हैं, ये पढ़ रहे हैं, और वो मैडम इनसे पढ़वा रही है। मैं हैरान हो गया दृश्य। यानी अच्छा सुनो, मैंने कहा कि 16% साक्षर। अब 16% ऐसे नहीं कि 16 के 16% यहां पर खूब पढ़े हुए, नहीं। साक्षर उससे माना जाता है 7 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा है, उसको अक्षर का ज्ञान हो बस। अक्षर का क्या हो? ज्ञान, या तो लिखना आता हो या पढ़ना आता हो बस। अब सारे कोई बीए पास थोड़ी थे उस समय, है ना? उस समय सारे जो है वो बीए पास नहीं थे। क्लियर? तो वो बात है। ये एक चित्र। अच्छा अब मैं आपको एक चित्र और दिखाता हूँ, ये वाला, ये समझो आप। अब हम इसकी बात करते हैं अंत में, लास्ट ये टॉपिक कंप्लीट होने को आ चुका है। तो पहले ये जो थे, या लिस्बन यूके है, तो ये लोग जो व्यापार करने आया करते थे इस प्रकार से आया करते थे, यहां से नीचे से।
अफ्रीकाओं ये इस प्रकार से यहाँ रुकते रुकते बंदरगाहों पे और यहाँ आया करते थे। सोच के देखो, इतना फ्यूल बालकर ये लोग यहाँ आया करते थे, फिर भी इनको खूब बचत होती थी। 60-60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ करता था। तभी ऐसे ही नहीं भारत को सोना की चिड़िया कहा जाता। बहुत पैसा है भारत में, बहुत पैसा है। अब ये लोग ऐसे आते, व्यापार करते, यहां से जाते, तो इनको लगा यार दूर तो है, दिमाग तो वही इनमें शुरू हुई, दिमाग तो था इन लोगों में, है ना। तब इन्होंने क्या, एक नहर बनाई। यहां से ये जो रास्ता है, यहां से ये इधर इन्होंने खोज की इस रास्ते की कि यहां से भी कोई रास्ता हो सकता है। और यहां से इस प्रकार इन्होंने जो है वो, ये लो, यहां से जो है रास्ता भूमध्य सागर से, है ना, होते हुए ये रहा, ये स्वेज नहर बनाई यहाँ। और स्वेज नहर के तहत इन्होंने भारत और इंग्लैंड के बीच में क्या कर दिया शुरू, व्यापार। तो स्वेज नहर जो है, इसका निर्माण कब हुआ, स्वेज नहर का जो प्रारंभ है वो कब होता है, तो याद रखना 1869 में स्वेज नहर भारत व इंग्लैंड के बीच, भारत व इंग्लैंड के मध्य व्यापार करने के लिए जो बनाई गई थी। इंग्लैंड के मध्य जो है क्या, व्यापार करने के लिए जो है स्वेज नहर बनाई गई थी, है ना। स्वेज नहर, इधर लाल सागर भी मिलेगा, लाल सागर भी मिलेगा, फारस की खाड़ी भी आपको जो देखने को मिलेगी, है ना। अब एक बात सुनो ध्यान से मेरी, ये भूमध्य सागर से इस प्रकार यहां पर होते हुए, ये देखो, ये लोग जो है किश्तियां ले लेकर इसमें, ये देखो ये बड़े बड़े कंटेनर दिख रहे हैं, इनके अंदर सामान लेकर आया करते थे, और यहाँ से सामान लेकर इसी के अंदर जो है वो जाया करते थे, है ना। तो ये देखो इस प्रकार से यहाँ किश्तियां आया करती थी, ये रास्ता दिख रहा है ना आपको, और इस प्रकार से ये यहाँ व्यापार करने के लिए आया करते थे, है ना। इस प्रकार से छोटी किश्तियां भी आया करती थी, बड़ी भी आया करती थी। यह आपको स्वेज नहर से देखो, एक ये लोग घूम के इतना दूर से आते थे, अब इनका जो रास्ता है वो आसान हो गया, और समय भी जो है, समय की भी जो है इनको क्या हुई, यहाँ बचत हुई। तो स्वेज नहर के बारे में इस बात को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। हाँ, अब भारत में उड़ियन क्षेत्र की जो नींव है वो कब, यानी जहाज वगैरह बननी, तो वो टाटा ने रखी थी, याद रखना 1932 के अंदर। तो एक ये प्रश्न भी लिख लेना अलग से, भारत में 1932 में टाटा एयरलाइंस द्वारा, टाटा एयरलाइंस द्वारा उड़ियन क्षेत्र की नींव, उड़ियन क्षेत्र की, यानी जहाज वगैरह बने नहीं जी, हवा में उड़ने वाली जहाजें, हाँ, उड़ियन क्षेत्र की नींव रखी गई, नींव रखी गई, एक ये प्रश्न लिख लेना। और अंतिम और लास्ट प्रश्न लिखो आज की क्लास का, कि हुगली अंग्रेजों का केंद्र था। अंग्रेजों का जो केंद्र था वो क्या था, हुगली। अंग्रेजों का, अंग्रेजों का जो केंद्र था वो था हुगली। अब तुम मेरे भाई कोई भी कितना मर्जी लेवल का प्रश्न जो है वो करके देख लेना, उपनिवेशी काल प्रश्न गलत को नहीं होता रो, ओ वादो है मेरो। इतना बढ़िया शानदार तरीके से मैंने आपको उपनिवेशी काल पढ़ाया। 11वीं क्लास की एनसीईआरटी इसके अंदर पूरी इंक्लूड हो चुकी है, सारे आंकड़े मैंने लिखा दिए, प्लस स्टैंडर्ड बुक के जो है वो सारे आंकड़े लिखा दिए, प्लस इससे भी ऊपर जो लेवल जा सकते थे हम वो गए हैं। बहुत शानदार तरीके से जो है वो मैंने आपको पूरा करवाया है। क्लियर। तो ये जो आपके लिए क्लास लगाई कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना। आप सभी प्रिय साथियों का बहुत बहुत, जीतू कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्लास में आते हो, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब अपने अगली क्लास में। ठीक है, तो ये मैंने आज जो है वो आपको यहाँ ये इतने पेज जो है वो पढ़ा दिए, इतने पेज ये मैंने आपको उपनिवेशी काल में बताया दृश्य कि बेचारे किस प्रकार से ये लोग जो अपना जीवन यापन करते थे। अच्छा, जो इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाना चाहता है वो शानदार तरीके से नोट्स बना सकता है साथी। क्लियर। तो ये आज का अपना टॉपिक था, उपनिवेशी काल में भारतीय अर्थव्यवस्था। टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे अगली क्लास में। सर आप अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू, और आप जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं पसंद आया, पढ़ाने का तरीका पसंद आया। अच्छा, मैं तो क्या पढ़ाने का तरीका ही पसंद आया। चलो ओके, ठीक है, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।